नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी खबर में। मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज एक बड़े विषय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में साउथ अफ्रीका गए हुए हैं और आपसे बताना चाहेंगे कि इस पूरे साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आखिर ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश मिलकर के ये संगठन ब्रिक्स चल रहा है। आपको बता दें 2006 में ब्रिक्स को लेकर के अवधारणा बनी थी और 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। ब्रिक्स संगठन जो है इसमें जितने देश अभी हैं, मतलब कि कल तक जो जोड़े गए उसको छोड़ करके अभी तक जितने देश हैं ये लगभग 42% दुनिया की आबादी को कवर करते हैं। आपको बता दें कि विश्व व्यापार में इनका योगदान लगभग 18% है और अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग 24% जीडीपी इनके पास है। विश्व की आबादी के लिहाज से भी ये एक सबसे बड़ी आबादी है। ब्रिक्स देशों के साथ जो समन्वय हुआ था उसको लेकर के जिम एक अर्थशास्त्री थे जो कि गोल्डमैन सैक्स करके एक बहुत बड़ी बैंकिंग एजेंसी और सर्वे एजेंसी है और आर्थिक क्षेत्र में वो कई प्रकार की रेटिंग पूरे देशों को देती रहती है, उसमें जिम काम करते थे। जिम ने इसका नाम ब्रिक्स रखा था और कहा था ये जो देश हैं ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कच्चे माल तक के बड़े उत्पादक देश हैं और ये अगर एक साथ आते हैं तो इसका एक बड़ा स्वरूप होगा। और देखने में यह आता है कि ब्रिक्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ा और ब्रिक्स के उतने लाभ नहीं दिखाई पड़े जितने होने चाहिए। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सम्मेलन में पहुंच करके वहां पर जितने भी लोग थे उनसे 1-to-1 मीट किया और 3 दिनों की बैठक में कई बातें निकल कर आई। हम में से ये कई लोगों को पता होगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन लगातार 3 दिनों से वहां प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ब्रिक्स के सम्मेलन पे जब बात करते हैं तो चाइना भी उसमें पहुंचा, साउथ अफ्रीका भी पहुंचा, रशिया ने वर्चुअल तरह से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी दमदारी से कई विषयों पर अपने पक्ष को रखा और भारत की बातों को बहुमत के साथ माना गया। नरेंद्र मोदी ने पहला विषय उठाया कि वैश्विक स्तर पर भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को वैश्विक नेतृत्व यानी कि सुरक्षा परिषद में स्थान के लिए चीन हामी भरे और चीन वहां पर इनका विरोध ना करे। नए देशों को भी ला करके उनको स्थायी सदस्यता और भी कई बातों पर उन्होंने अपना विषय रखा। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर जो भारत का ऋण होता है और भारत ही क्या अगर जितने भी देश ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं जिनके पास कच्चा माल है, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रबंधन और मार्केट की सहायता के लिए कई विषयों पर बात किया। उन्होंने कहा ब्रिक्स एक ऐसा चैनल बनाए जिससे जहां छोटे मझोले और छोटे उद्योगों को उनको तकनीकी सुविधा दी जाए, साथ में उनको वित्तीय सुविधाएं दी जाएं और तीसरा उनके लिए मार्केट इंफॉर्मेशन हो, कहां पे कौन सा माल बिकता है, कैसे बिक सकता है, यानी पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। इसी के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दमदारी के साथ आतंकवाद को लेकर के संयुक्त बयान वहां से भी जारी हुआ। उसमें उन्होंने सीधे कहा कि अब दोगली राजनीति नहीं चलेगी, एक तरफ आतंकवाद का विरोध, दूसरी तरफ आतंकवादियों का सपोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता। इसी सम्मेलन से पहले बहुत दिनों से खबर थी कि चीन अपने अनुकूल देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछली ब्रिक्स की बैठक में इसका विरोध कर रहे थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों को भी इसमें जोड़ेंगे और जोड़ते हुए कल ऐसे 6 देशों को जो भारत के अनुकूल हैं और भारत से काफी करीब हैं, उनसे उनका व्यापार ट्रांजिट भी चल रहा है, ऐसे देशों को जोड़ने का काम किया गया। आपको बताएं कि ऐसे देशों में इथियोपिया, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इथियोपिया और ईरान भी इसके सदस्य देश बनाए गए। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा होंगे। हो सकता है तो ब्रिक्स का नाम भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ब्रिक्स की चर्चा करते हैं तो ब्रिक्स में वैश्विक स्तर पर कैसे सप्लाई चेन को अच्छा किया जाए इसकी भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह चर्चा करी कि वैश्विक स्तर पर हम किस प्रकार सप्लाई चेन को अच्छा करें, क्योंकि सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी समस्या है। सप्लाई चेन में सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी देश की है तो वह चीन की है। कच्चे माल के उत्पादक देश के रूप में रशिया और ब्राजील, साथ साथ इंडिया का भी बड़ा नाम है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी दमदारी से कहा कि हमें पूरे विश्व में
जो सप्लाई चेन है उसमें भागीदारी ब्रिक्स देशों की ज्यादा होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं कि हम दुनिया की बड़ी मार्केट में 18% से और ज्यादा अपनी भागीदारी कर सकते हैं। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन की जब बात हुई तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी आज निकल करके आई, उस कंट्रोवर्सी की भी हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में ईरान के प्रधानमंत्री से बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री ने बात किया और उसके बात करने के बाद उसमें चाबहार की भी चर्चा हुई, अफगानिस्तान से लेकर आतंकवाद की भी चर्चा हुई और ऐसे रुके प्रोजेक्ट जितने हैं उनको बनाने की बात हुई। इन सभी बातों के साथ साथ ब्रिक्स कितना प्रभावशाली संगठन है यह आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर चाइना, भारत और इन सारों में समन्वय बना रहा, सारी चीजें ठीक रही तो ब्रिक्स आने वाले समय का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली संगठन के रूप में दिखाई पड़ेगा। फिलहाल 2009 से मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा अभी तक चल रही है, यानी एक लंबे समय से ब्रिक्स बना हुआ है, लेकिन इसमें कितना आगे गया कितना पीछे ये एक अलग विश्लेषण का विषय होगा। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स को लेकर के अभी अभी जो ब्रेकिंग खबरें आई उसमें एक सबसे बड़ी बात यह आई कि ब्रिक्स की उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दमदारी के साथ चीन के राष्ट्रपति से कहा कि भारत आपसे बातचीत या व्यापार तब करेगा जब आप सीमा के विवाद सुलझा देंगे। साथ ही एक चीज और देखने में आई कि इस ब्रिक्स की बैठक में भारत का दबदबा चीन के आगे कायम रहा। भारत ने अपने सहयोगी मित्र राष्ट्रों को तो सदस्य बनने दिया, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के चीन जो आक्रामकता तय किए हुए था और पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य देश बनाना चाहता था वह नहीं होने पाया। आपको बता दें चीन वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव था उसको लेकर भी भारत के सामने जो उसने प्रस्ताव रखा, ब्रिक्स के सामने जो प्रस्ताव रखा, जिन देशों को आने की बात करी उसका भारत ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि आने वाले समय में ये ब्रिक्स के जो 5 देश थे उससे बढ़ के अब 6 और उसमें जुड़े हैं। आने वाले समय में ये कुनबा बहुत बड़ा हो सकता है साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया सारे मिलकर के एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं और एक बड़ी टक्कर दुनिया में व्यापार और के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत से ऐसे बड़े काम ब्रिक्स कर सकता है, क्योंकि इनके सभी देश कुछ ना कुछ अपने में विशेषताएं रखते हैं। आपको बताएं कि जब चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता हुई, उसके बाद जब खबरों का सिलसिला चालू हुआ तो एक बड़ी खबर निकल करके आई कि जहां एक तरफ चीनी ग्लोबल टाइम्स जो वहां का पेपर है उसने इसका खंडन किया, साथ ही साथ चीनी दूतावास ने कहा कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात थी वह मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर हुआ था। इसका खंडन तुरंत ही भारत के विदेश सचिव विवेक क्वत्रा ने की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वह मीटिंग जो थी वो एज अ प्रोटोकॉल थी और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समझौते और सहमति के बाद हुई थी। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उसमें प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री ने लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र वहां पर अतिथि के रूप में आमंत्रित थे उनके भी राष्ट्राध्यक्षों से बात की, जिसमें ईरान था, इथियोपिया था, अर्जेंटीना था। इनके लोगों से भी भारत के प्रधानमंत्री ने बात किया। अब हम ये बताना चाहेंगे इस घटना के जो घटना अभी 2 से 3 घंटे पहले ही इस प्रकार की घटना हुई है, इस घटना के बाद इस देश का जो चीनी मीडिया है वो उसको अलग तरह से प्रस्तुत कर सकता है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि वह चीनी मीडिया यह भी कह सकता है कि देश में एक ऐसा वातावरण मोदी जी ने बनाने का प्रयास किया कि देखिए शी जिनपिंग को हमने कहा एलएसी पे बात नहीं करना, एलएसी पे बात नहीं होगी तो और कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार उनका यह कहना रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं यह कहा था कि हमसे बात करिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देश का कोई चीनी मीडिया या मेरे जैसा पत्रकार यह तय नहीं करेगा। वह बात प्रमाणित तब होती है जब देश का मंत्री स्वयं इस बात पर या देश का संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रमुख सचिव लेवल या सचिव लेवल पर विदेश सचिव ने जो टिप्पणी की है विवेक क्वात्रा ने कि नहीं यह बैठक दोनों देशों के लोगों की सहमति से हुआ है। अगर ऐसा चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने खरी खरी चीन को सुनाई इसलिए उनको दिक्कत हुई और वो भारत को इम्बैलेंस कर रहे थे। जहां एक तरफ चीन के दूतावास इस पर टिप्पणी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर भी एक राजनीतिक दल के नेता श्री राहुल गांधी जी लद्दाख में गए तो थे वो श्रद्धांजलि देने कारगिल शहीदों को, लेकिन वहां भी वो ओछी राजनीति से अपने आप को नहीं बचा पाए। कहने का मतलब यह है कि चाइना
कम्युनिस्ट पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से जो तालमेल है उसका कहीं ना कहीं तो अदा करना ही पड़ेगा उसका हिसाब किताब, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए लिए थे। राहुल गांधी जी 10 लाख रुपए लेने के बाद आपको भी वो बात बोलनी पड़ रही है जो शायद आप नहीं बोलना चाहते थे। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद इस देश के अंदर चीनी मीडिया के पत्रकार एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करेंगे और आपको और बताते चले कि यह जो ब्रिक्स का सम्मेलन है, इस बार मोदी जी ने उसमें बहुत से मास्टर स्ट्रोक लगाए हैं। चीन तिलमिला चुका है और आपसे बताएं कि वहां पर वो कोई युद्ध का मंच नहीं था, वह समन्वय का मंच था। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान को बाहर किया गया और भारत अपने मित्र राष्ट्रों को उसमें लेकर के आया, ये एक बड़ा परिवर्तन है। और आप देख रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में थे, उसी समय भारत के वैज्ञानिक ने एक महान इतिहास रचा, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतार करके। आपको बताएं उस समय लोगों की बधाई देने का तांता इस प्रकार लगा हुआ था कि शायद चीन के शी जिनपिंग मन ही मन कुढ़ रहे होंगे। वह तांता कहां से आया वह आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रमुख वह बधाई दे रहे थे, बिल गेट्स बधाई दे रहे थे, एलन मास्क बधाई दे रहे थे। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा समाचार पत्र नहीं था या बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था या बड़ा वेबसाइट पोर्टल नहीं था जो भारत के इस महान कर्तव्य के लिए, इस बड़ी सफलता के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री को बधाई ना दे रहा हो। मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की परिस्थितियों को देख करके कुछ चीनी मीडिया तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही पसंद आता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और हम उसके विरोध में बोलेंगे कि ऐसे बोलने वालों को हम इस देश के अंदर चैन से नहीं रहने देंगे। मेरा यह कहना है कि केकेडी न्यूज पे जो है मैंने विषय रखा ब्रिक्स को लेकर के, ब्रिक्स संगठन में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सधा कदम उठाया और अपनी बातों को लगभग मनवा ले गए। संयुक्त बयान में जिस प्रकार आतंक को लेकर के सबने एक स्वर में विरोध किया, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्रिक्स के सम्मेलन में कहा कि अब दोगला चरित्र नहीं चलेगा आतंकवाद पे। एक तरफ आप जाकर के यूएनओ में जाकर के आप आतंकियों को बचाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ वो आतंकी देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। यह सारी बातें हैं जिससे चीन तिलमिला उठा और इस तरह तिलमिलाया कि आज उसके दूतावास ने बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हमसे बात करिए, उन्होंने ऐसा आग्रह किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इस प्रकार की बातों का खंडन भारत के विदेश सचिव ने कर चुके हैं कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की सहमति के बाद ही यह वार्ता हुई थी। और वैसे भी प्रोटोकॉल के तहत नरेंद्र मोदी लगभग सभी से इस ब्रिक्स के सम्मेलन में मिले। चूंकि दो बड़े नेता, या तो एक चाइना का नेता और दूसरा भारत का नेता, ये दो सबसे बड़े नेता के रूप में थे और लगभग सभी एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन हो सकता है कि चीनी मीडिया को इसमें कोई मसाला मिल जाए। जब जब भारत की ख्याति बढ़ती है, जब जब भारत दुनिया में अपना डंका बचाता है, तब तब चीनी मीडिया कुछ ना कुछ मनगढ़ंत तर्क और कुतर्क लेकर के दर्शकों के सामने और भारत की जनमानस को एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। ऐसे ही हम अलग और विषय के साथ आपके साथ आते रहेंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। धन्यवाद। दूसरा करना है।